साल 2014 में नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे तो एक के बाद एक उन्होंने कई स्कीम्स लॉन्च की थी और इन्हीं में से एक स्कीम थी मेक इन इंडिया। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव था कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स भारत में ही मैन्युफैक्चर किए जाएं और इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। इसके अलावा इंपोर्ट कम करना, एक्सपोर्ट बढ़ाना, देश में FDI लाना और 10 करोड़ जॉब प्रोड्यूस करना जैसे कई की ऑब्जेक्टिव्स इस स्कीम का हिस्सा थे। साल 2014 में इस मेक इन इंडिया कैंपेन ने अपने 10 साल पूरे कर लिए। इसको लेकर यूट्यूब और सोशल मीडिया पर ढेर सारे वीडियोस और आर्टिकल्स है। ज्यादा लोगों का कहना है कि मोदी सरकार का मेक इन इंडिया कैंपेन फेल हो गया है क्योंकि बीते 10 सालों में सरकार ना तो 10 करोड़ जॉब क्रिएट कर पाई है और ना ही GDP में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ा है। इसलिए इस कैंपेन को एक फेलियर बताया जा रहा है। हालांकि सरकार अपने इस कैंपेन को एक अचीवमेंट बता रही है। ऐसे में सवाल यह आता है कि सच क्या है, मेक इन इंडिया कैंपेन क्या वाकई में एक फेलियर है जैसा कि इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, या फिर सरकार की बात मानी जाए जो इस कैंपेन को सक्सेसफुल बता रही है। आज की इस वीडियो में हम मेक इन इंडिया कैंपेन का अच्छे से एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों इसे एक फेल्ड कैंपेन माना जा रहा है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया कैंपेन काफी उत्साह और जोश के साथ शुरू किया था। इसे इंडियन हिस्ट्री के सबसे बड़े कैंपेन में से एक माना जा रहा था। कहा जा रहा था कि ये कैंपेन अगले 10 सालों में ग्लोबल लेवल पर इंडिया की छवि को पूरी तरह से बदल कर रख देगा और इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि बीते 10 सालों में वैश्विक स्तर पर भारत की एक अलग ही छवि निखर कर सामने आई है। स्मार्टफोन्स, सोलर पैनल्स, डिफेंस सेक्टर, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसी फील्ड में इंडिया ने जो तरक्की की है उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। लेकिन गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया कैंपेन को लेकर जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे वो अचीव नहीं हो पाए हैं, जिसकी वजह से इस कैंपेन को कुछ लोग फेलियर बता रहे हैं। सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किए थे उनमें पहला लक्ष्य था कि इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम की जाए और एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। साल 2024 में भारत की इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी 25.95% थी। साल 2024 तक इस ग्राफ में गिरावट तो हुई है लेकिन उम्मीद से बहुत ज्यादा कम। 2024 में इंपोर्ट डिपेंडेंसी 23.96% रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा सरकार का मानना था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सालाना 12 से 14% तक की ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन बीते 10 सालों में हम सिर्फ 2015 में ही इस ग्रोथ रेट के टारगेट को अचीव कर पाए हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंडिया की एवरेज ग्रोथ रेट 6% के आसपास ही रही है। सरकार ने एक टारगेट सेट किया था कि साल 2023 तक इंडिया के GDP में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 25% तक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों 2014 से लेकर अब तक GDP में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 17% के साथ कंसिस्टेंट ही रहा है। दोस्तों इस स्टैट्स को लेकर क्रिटिक्स सबसे ज्यादा बवाल कर रहे हैं कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट फेल हो गया है। आज चीन की GDP में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 33% के आसपास है। इसलिए चीन को दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर पहचाना जाता है। इंडिया आसानी से GDP में 25% का कंट्रीब्यूशन का लक्ष्य हासिल कर लेता अगर बाकी सेक्टर्स में ग्रोथ ना देखने को मिलती। बीते 10 सालों में सर्विस सेक्टर की फील्ड में भी इंडिया ने बहुत तेजी से ग्रोथ की है और यही वजह है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की परसेंटेज हमें कांस्टेंट देखने को मिल रही है। साल 2014 में इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट 317 बिलियन डॉलर्स का था जो 2024 में बढ़कर 800 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया है। हालांकि दोस्तों भले ही इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ा है लेकिन इसके साथ ही इंडिया का ट्रेड डेफिसिट भी इंक्रीज हुआ है। 2014 में इंडिया का ट्रेड डेफिसिट 32.4 बिलियन डॉलर्स था जो 2023 में बढ़कर 54.5 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया है। ट्रेड डेफिसिट बढ़ने से इकोनॉमी को भारी लॉस होता है। इंडिया को ज्यादा डॉलर्स खरीदने पड़ते हैं और इससे हमारे देश की करेंसी की वैल्यू कम होती है। यही वजह है कि रुपए के मुकाबले डॉलर लगातार मजबूत होता जा रहा है। साथ ही इससे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज खत्म होती हैं और जॉब्स में भी कमी आती है। मेक इन इंडिया कैंपेन के साथ भारत ने लक्ष्य रखा था कि ज्यादा से ज्यादा FDI भारत में लाना है और इस टारगेट को भी सरकार ने वैसे तो अचीव किया है। साल 2024 में इंडिया का टोटल FDI 46.6 बिलियन डॉलर्स था जो 2024 में बढ़कर 80 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया। लेकिन दोस्तों इसकी एक सेकंड साइड भी है। भारत में 10 सालों में इन्वेस्टमेंट भी काफी बढ़ा है। 2014 में इन्वेस्टमेंट 13.6 बिलियन डॉलर्स था जो अब बढ़कर 45 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया है। इन्वेस्टमेंट को कम करने में सरकार विफल रही है और इसलिए मेक इन इंडिया को एक फेल प्रोजेक्ट बता दिया जाता है। सरकार ने 2014 में एक टारगेट सेट किया था कि 10 सालों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ जॉब्स क्रिएट करनी है। लेकिन आंकड़ों की माने तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सिर्फ 18 मिलियन जॉब्स ही क्रिएट हो पाई हैं। दोस्तों बहुत से लोगों का मानना है कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस क्यों कर रहा है। क्यों सिंगापुर जैसे देशों की तरह हम सिर्फ सर्विस सेक्टर पर फोकस नहीं कर सकते हैं। एक सेक्टर पर फोकस करना कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा और ऐसा इंडिया में होना पॉसिबल नहीं है। सर्विस सेक्टर में सिर्फ स्किल्ड पीपल्स के लिए ही जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, तो वहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और नॉन स्किल्ड सभी को नौकरी के अवसर मिलते हैं। भारत की आबादी में 50% से ज्यादा संख्या सेमी स्किल्ड और नॉन स्किल्ड लेबर की है। आज भारत के GDP में IT सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 7.5% है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन 2.3% है। लेकिन दोस्तों बात करें एम्प्लॉयमेंट की तो IT सेक्टर 54 लाख लोगों को रोजगार दे रहा है, जबकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में
में 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है। इन सभी आंकड़ों को देखकर यही लग रहा है कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट असल में फेल हुआ है। सरकार ने जितने भी टारगेट सेट किए थे उनमें से कोई भी ठीक तरह से अचीव नहीं हो पाया है। तो क्या मान लिया जाए कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट सच में फेलियर है? ऐसा कहना देखिए बहुत जल्दबाजी होगी। सिक्के के दूसरे पहलू के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट 100% सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया है। दोस्तों, इंडिया की ब्यूरोक्रेसी और काम करने का जो सिस्टम है उसकी वजह से ही असल में मेक इन इंडिया पीछे रह गया। यूं तो सरकार ने मेक इन इंडिया कैंपेन को प्रमोट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। कई स्कीम्स लॉन्च की, लोगों को सस्ती दरों पर लोन दिया, टैक्स रिबेट दी, लेकिन फिर भी कैंपेन के टारगेट अचीव नहीं हो पाए। ऐसा ना हो पाने के कई रीजंस हैं। इंडिया में कोई भी बिजनेस सेटअप करना देखिए काफी मुश्किल है। मेक इन इंडिया के तहत सरकार ने लोगों से कहा कि छोटा बड़ा कैसा भी खुद का बिजनेस शुरू करें, फिर वो चाहे छोटी सी फैक्ट्री या कारखाना ही क्यों ना हो। लेकिन इंडिया में बिजनेस शुरू करना इतना आसान नहीं है। कई सारी कंपनियों को इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए लैंड ही नहीं मिल पाती। बीते 10 सालों में कई FDI कंपनी भी लैंड एक्विजिशन के प्रोसेस से परेशान होकर इंडिया छोड़कर वियतनाम, बांग्लादेश और कंबोडिया जैसे देशों में शिफ्ट हो गई है। जगह मिलने के बाद गवर्नमेंट के विभिन्न डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेना, कंपनी रजिस्ट्रेशन करना और इसके बाद एनवायरमेंट क्लियरेंस मिलना, ये सभी काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। विदेशी कंपनियों की तो बात छोड़िए, इंडियन कंपनीज को भी इन सब कामों में सालों लग जाते हैं। रतन टाटा जी के ड्रीम प्रोजेक्ट नैनो कार का किस्सा तो आप सभी को याद ही होगा। टाटा ने बंगाल में प्लांट लगाने के लिए जगह देखी तो कई मैसिव प्रोटेस्ट हुए और एंड में टाटा ने गुजरात में नैनो प्लांट स्थापित किया। प्रोजेक्ट्स में देरी की वजह से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में भी इजाफा होता है। भारतमाला प्रोजेक्ट और मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में लैंड एक्विजिशन की वजह से ही 5 सालों की देरी देखने को मिली और इस देरी के कारण इन प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल हो गए। इंडिया में FDI कंपनीज पर सरकार बहुत ज्यादा टैरिफ लगा देती है। जैसे कि टेस्ला कंपनी इंडिया में अपनी कार बेचने की प्लानिंग कर रही है, लेकिन सरकार का कहना है कि वो टेस्ला के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर 100% का टैरिफ लगाएंगे। इसलिए भी इंडिया में फॉरेन कंपनीज इन्वेस्ट करने से कतराती है। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर चीन जैसे मैन्युफैक्चरिंग हब वाले देशों से बहुत खराब है। बात चाहे रोड या रेल नेटवर्क की हो या फिर शिपिंग पोर्ट्स की, हर काम की स्पीड बहुत स्लो है। इससे ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज कॉस्ट बढ़ती है। मेक इन इंडिया के टारगेट अचीव न होने का एक और बड़ा कारण है देश में स्किल्ड लेबर की कमी होना। आज हर फील्ड में स्किल्ड लेबर की जरूरत है। नॉन स्किल्ड लेबर एडवांस मशीनरी को रन नहीं कर सकती। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने स्किल इंडिया प्रोजेक्ट तो चला है, लेकिन अभी तक उसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिले हैं। दोस्तों, इन सब आंकड़ों के आधार पर विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार को टारगेट कर रही हैं और कहती हैं कि मेक इन इंडिया कैंपेन पूरी तरह से फेल्ड कैंपेन है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज कई फील्ड्स में इंडिया ने काबिल तारीफ काम किया है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में इंडिया वर्ल्ड में 2nd रैंक पर आ गया है और सिर्फ चाइना की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत से आगे है। 2014 में इंडिया में सिर्फ 2 कंपनियां ही मोबाइल मैन्युफैक्चर किया करती थी। आज इंडिया में 200 से भी ज्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। एप्पल से लेकर सैमसंग तक हर बड़ी कंपनी के फोन इंडिया में बन रहे हैं। मोबाइल सेक्टर में इंडिया का एक्सपोर्ट बीते 10 सालों में 7,500% बढ़ा है। साल 2023 में इंडिया ने 1.2 लाख करोड़ के मोबाइल एक्सपोर्ट किए थे। इसके अलावा टॉय इंडस्ट्री में भी मेक इन इंडिया कैंपेन सक्सेसफुल रहा है। साल 2014 में इंडिया ने $96 मिलियन के खिलौने एक्सपोर्ट किए थे और 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर $325 मिलियन तक पहुंच गया है। साथ ही टॉय इंपोर्ट में 52% की गिरावट देखने को मिली है। मेक इन इंडिया कैंपेन के तहत इंडिया ने सबसे बेहतरीन काम डिफेंस सेक्टर में किया है। साल 2014 में इंडिया अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए अमेरिका, इजराइल और रूस जैसे देशों पर ही आधारित था। डिफेंस सेक्टर में एक्सपोर्ट तो सिर्फ 500 करोड़ था, जो ना के बराबर है, लेकिन आज इंडिया वर्ल्ड में एक मेजर डिफेंस एक्सपोर्टर बनकर उभरा है। साल 2023 में मेक इन इंडिया कैंपेन के अंडर ही इंडिया ने 1.27 लाख करोड़ के डिफेंस प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए थे और लास्ट ईयर इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट 21,000 करोड़ से ज्यादा का रहा। दुनिया के 90 देशों में भारत ने रक्षा उत्पाद एक्सपोर्ट किए। किया कार्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो रही है। कोविड-19 पैंडेमिक से निपटने के लिए भारत ने एक बड़े लेवल पर कोविड वैक्सीन का उत्पादन किया और दुनिया भर में भारत की बनाई वैक्सीन इंपोर्ट की गई। इन सब के अलावा स्टार्टअप्स की फील्ड में भी मेक इन इंडिया कैंपेन से मदद मिली है। बीते 10 सालों में भारत में हर घंटे एक नया स्टार्टअप खुला है। 1,40,000 से ज्यादा स्टार्टअप 10 सालों में खुले हैं। इनमें 125 से ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स भी शामिल हैं। दोस्तों, ये सब कुछ ऐसे स्टैट्स हैं जिन्हें देखकर मेक इन इंडिया कैंपेन को फेलियर कहना सरासर गलत होगा। भारत को सिर्फ कुछ चीजों को बेहतर करना होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग इंप्रूव करनी होगी। कंपनियों के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस सिस्टम आसान बनाना होगा। लैंड एक्विजिशन के मामले में गुजरात मॉडल अपनाने की जरूरत है। एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लाना होगा जो कई स्टेट्स में लागू भी कर दिया गया है और साथ ही लेबर को स्किल्ड बनाना होगा। इन कुछ कमियों में अगर भारत अच्छे से सुधार कर लेता है तो यकीनन अगले कुछ सालों में इंडिया सही मायने में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हाउस के तौर पर अपनी पहचान बना लेगा। आज भारत में यूथ की एक बड़ी पॉपुलेशन है। अगर अपने इस रिसोर्स को हम ठीक तरह से इस्तेमाल करें तो चीन को पीछे छोड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो दोस्तों, ये था मेक इन इंडिया का
10 सालों का पूरा एनालिसिस। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। हमने आपके सामने सिक्के के दोनों पहलू पेश किए, अब बारी आपकी है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को फेल कहेंगे या फिर सक्सेसफुल। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर।